नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों को बंदूकें और गोलियां कहां से मिलती हैं? हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये बड़ा सवाल रहा है। इसी बीच नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा होना, जिसमें पुलिस के 2 जवान भी शामिल हैं, खबर चौंकाती भी है और डराती भी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये गोलियां कहां से आ रही थीं? सवाल ये भी है, अगर खाकी में छिपे दुश्मन बेनकाब नहीं होते तो नक्सल फ्रंट पर लड़ रहे जवानों को कितना नुकसान होता? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। नक्सल फ्रंट पर बड़ी सफलता, खाकी में छिपे दुश्मन बेनकाब, वर्दी में और कितने गद्दार। जी हां, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारी ही पुलिस में कुछ ऐसे गद्दार छिपे हैं जो नक्सलियों को हथियार और कारतूस सप्लाई करने में शामिल हैं। इस बात का खुलासा खुद सुकमा एसपी शलभ सिन्हा ने किया है। 4 जून को, जिसमें 2 लोगों को सुकमा में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था कारतूसों के साथ में। इस मामले में एसआईटी गठित करके जांच की जा रही है और जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें पुलिस महकमे के 2 लोगों के नाम भी सामने आए। एक एएसआई हैं और एक हेड कांस्टेबल है। इन दोनों को आज हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद में हिरासत में लेकर के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। दरअसल कई दिनों पहले सुकमा पुलिस ने धमतरी और गुंडरदेही के 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ में पता चला कि वे कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल के 2 लोगों तक कारतूस पहुंचाते थे, जहां से कारतूस नक्सलियों तक पहुंचाया जाता था। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई, लेकिन पुलिस कर्मियों का नाम आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शलभ सिन्हा ने आईपीएस सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में दोबारा एसआईटी गठित की, तो पता चला कि सुकमा में पदस्थ एएसआई आनंद जाटव और हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करते थे। दोनों पुलिस कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि एएसआई आनंद जाटव पहले भी बीजापुर से सप्लायरों को 200 कारतूस की सप्लाई कर चुका है। अभी फिलहाल जितने भी जो भी अनुमान है, सभी पे हम लोग जांच कर रहे हैं। हर किसी को संदेह के घेरे में रखा गया है, पर कंक्रीट अभी मैं किसी भी चीज़ के बारे में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि जांच चली रही है। सभी बिंदुओं पे फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज जितने भी हैं इनके, कहाँ से आया था और कहाँ फाइनली गया है, इन सब पे हम लोग कुछ कंक्रीट एविडेंस जब मिल जाए तभी हम लोग इस बारे में और कुछ बता पाएंगे। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह का अपराध हुआ हो। इससे पहले 2013 में भी इस तरह की बातें शुरू हुई थी। कई पुलिस कर्मचारियों से इस मामले में पूछताछ भी की गई थी, लेकिन बाद में मामला दबा दिया गया और कोई भी खुलासा नहीं हुआ। संकेत साफ है कि पुलिस के तंत्र से ही माओवादियों तक गोलियां पहुंच रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे में भला पुलिस के अंदर ही भेदिए कैसे पनप रहे हैं? ये सिर्फ पैसों के लालच में किया गया अपराध नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा संगीन अपराध है। हम लोग बहुत दिनों से इस तलाश में हैं कि जो अर्बन नेटवर्क है, जो लोग उन्हें सप्लाई करते हैं, सामान करते हैं, उन पर निगाह रखी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत दिनों से इस पर लगभग 6 महीने से काम चल रहा था। याद होगा, आपको कहा था कि जो लोग भी इसमें शामिल हों उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो चाहे आरक्षक हो और चाहे सिविलियन हो। नहीं, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि मतलब पुलिस का कारतूस नक्सलियों के पास मिल रहा है और उसमें एक एएसआई पकड़ा भी जा रहा है, उससे पूछताछ भी हो रही है। ये बिल्कुल सरकार की क्या बोलना चाहिए, असफलता है। पुलिस पर उन लोगों का कंट्रोल नहीं है और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। सरकार लगातार इस बात को लेकर के मुस्तैद है कि नक्सलियों के जो शहरी सप्लाई का केंद्र है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अभी एक प्रकरण आया है जिसमें पुलिस वालों की संलिप्तता दिखी, और ऐसे पुलिस वालों को कठोर दंड मिलना चाहिए। उन दुष्टों को ये भी अंदाजा नहीं है कि वो जो कारतूस दे रहे हैं नक्सलियों को, उससे उन्हीं के भाइयों की हत्या होने वाली है। नतीजा सबके सामने है। जो गोलियां दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए होती हैं, उससे अब अपनों का ही सीना छलनी हो रहा है, और इस काम को करने वाले भी पुलिस के अपने ही लोग हैं। फिलहाल सुकमा पुलिस ने एसआईटी की टीम को तो गठित कर दिया है, लेकिन ये जांच कहां तक जाएगी ये अभी साफ नहीं है।
हो सकता है इनमें और पुलिसकर्मियों या दूसरे लोगों का भी नाम आए और वो भी पकड़े जाएं। सुकमा से राजा राठौर के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो वर्दी में कितने गद्दार छुपे हुए हैं, इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं और संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और बस्तर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हैं जिनका नक्सली मामलों पर अच्छी पकड़ है, वो क्षेत्र के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं मनीष गुप्ता जी के पास चलता हूँ। गुप्ता जी, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, जिस तरह से पुलिस वालों की संलिप्तता सामने आई है, ये क्या दर्शाता है? जैसे देश में एक बार और भी कुछ समय पहले पता चला था कि CRPF के जवान भी नक्सलियों को हथियार सप्लाई में इन्वॉल्व थे, ये अखबारों में आई थी खबर, और उसको CRPF ने अपने नेटवर्क के थ्रू पता किया था, उसमें जबलपुर का भी एक कनेक्शन सामने आया था। तो क्या आपको लगता है कि स्टेट पुलिस के और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं निचले लेवल पर या मिडिल लेवल पर? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और बस्तर में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, पर इस मामले में मैं सबसे पहले सुकमा के अभी SP शलभ सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने विभागीय संलिप्तता को स्वीकार करते हुए इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है। और ये अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि उस पर SIT गठित हुई है और SIT दूसरी बार गठित हुई है। एक IPS को SIT का जिम्मा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इस मामले के पैंच और भी अभी उसमें जुड़े हुए हैं। रही बात बस्तर की, तो बस्तर में देखिए जो परिस्थितियां हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अंदरूनी इलाकों में पुलिस के कैंप और जो CRPF के कैंप, थाना इत्यादि स्थापित हैं। सोशल क्राइम होते नहीं हैं। आमतौर पर नक्सल उन्मूलन के लिए उन थानों का उपयोग होता है। फोर्स गश्त करती है तो नक्सल मामलों पर सुरक्षा देने के लिए या नक्सल उन्मूलन के नाम पे गश्त होती है। आमतौर पर जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, यहाँ पर लगातार पुलिस में इस बात को लेकर के स्क्रीनिंग की आवश्यकता है कि पुलिस में पिछले समय से जो भर्तियां हुई हैं, खासकर जो सरेंडर लोगों की भर्तियां हुई हैं, SPOs की भर्ती हुई है, उसके लिए कोई स्क्रीनिंग कमेटी नहीं रही है और उनको प्राथमिकता के तौर पर या अप्रोच के बल पर या उनकी जो दूसरी काबिलियत है उनके बल पर जो है उनको लिया गया है। आमतौर पर आपको शायद 1 दशक पहले की बात बताऊं, एक आत्मसमर्पित नक्सली जो है वो बीजापुर थाने में जो है उसकी पोस्टिंग हुई थी, जिसका नाम पांडू, उसको सहायक आरक्षक के रूप में उसको पदस्थ किया गया था। वो बीजापुर थाने से 2 AK-47 राइफल लेकर के जो गायब हुआ है, वो आज तक उसका पता नहीं है। आमतौर पर इस प्रकार की कई घटनाएं बस्तर के बीहड़ों में हुई हैं, लेकिन वो मामलों का खुलासा नहीं हुआ है। होता ये रहा है कि जब इस प्रकार की कोई शिकायतें आती रही हैं तो कहीं ना कहीं से डिपार्टमेंट की संलिप्तता रहती रही है, तो संबंधित अधिकारी, चूंकि इसमें डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया हुआ है, तो इंटरनल कार्रवाई करके उन मामलों को खत्म कर दिया है। अभी जो इनपुट्स मिल रहे हैं, ये रैकेट बहुत बड़ा रैकेट है। सिर्फ ये 4 और जो 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, ये यहां तक सीमित नहीं है। अब ये है कि पुलिस जो है इस मामले में कितना संयम बरतती है और कितना साहस दिखा पाती है कि ये जो सिस्टम को भेद कर, सवाल ये है, जो लोग गद्दार एक सवाल ये हुए हैं उनको किस हद तक सामने ला पाती है। गुप्ता जी, सवाल ये है कि जो नक्सल मोर्चे पर जवान तैनात होते हैं उनको उनकी गोलियों का हिसाब नहीं देना पड़ता, ये शायद उनके पास प्रिविलेज है, तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि उनको अपनी गोलियों का हिसाब नहीं देना है कि उन्होंने इनका उपयोग कहाँ किया है, तो उसका फायदा उठाते हैं? ये सिस्टम की कमी का भी एक फायदा उठाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, जो अंदरूनी इलाकों में जो कैंप और थाने स्थापित हैं, आमतौर पर जो नक्सली साहित्य जब्त होता है, नक्सली भी उस पर लिखते हैं कि हमने एक जगह फटाका फोड़ दिया तो पुलिस ने पूरी मैगजीन खाली कर दी। जो मोर्चों पे तैनात रहते हैं जवान, वो मतलब
वर्स्ट फायर करते हैं। और इसकी वजह से जो इसमें जो मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो प्रॉपर ना होने के कारण जो है कई गोलियां बच जाती हैं। अब बात ये होती है कि भाई अब मान लो वर्स्ट फायर किया, अब आपने 200 फायर हुआ, आपने बता दिया 400 राउंड फायर किया हमने, तो ये जो 200 गोलियां हैं ये खपाई कहां जाएंगी? तो कहीं ना कहीं इसका एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया कि हम किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से इस पर एक ऐसा नेक्सस क्रिएट करें ताकि ये जो गोलियां हैं वो बाजार में बिक सकें और उससे हमको धन की पूर्ति हो पाए। मनीष जी, एक्चुअली ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम करना पड़ेगा। मनीष जी, ये बताइए कि पिछले 20 साल से छत्तीसगढ़ को बने 20 साल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की अपनी पुलिस है, छत्तीसगढ़ का अपना नेटवर्क है। मध्य प्रदेश की बात करें तो उस समय मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ इग्नोर होता था, लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ बन गया और 20 सालों में क्या यहाँ की पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि नक्सलियों को ये जो गोला बारूद है या जो गोलियां हैं, जो हथियार हैं, वो कहाँ से आते हैं, उसका सिस्टम क्या है? इतने सारे नक्सली हैं, करीब 40,000 से ज़्यादा नक्सली छत्तीसगढ़ में हैं, तो उनको ये सब असला कहाँ से मिलता है? देखिए, कई बार चर्चाएं हुई हैं और हम हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम जो है बहुत कमजोर है। आमतौर पर बाहरी तौर पर ना तो नक्सलियों की सही पतासाजी हो पाती है, ना इनके इंटरनल सिस्टम में कितनी बड़े बड़े छेद हैं, ना इसका पता लगा पा रहे हैं। जो पुलिस की मैकेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इस पर दोषी है। मुझे लगता है कि पुलिस विभाग को इस दिशा में काम करना चाहिए। आज जब शहरी नेटवर्क या कहीं मुखबिरी की बात होती है तो आमतौर पर जवान जो है ना बाहर ठेकेदार और जो दूसरे लोगों पर जो है नजर डालते हैं। हमारा सिस्टम कितना सड़ चुका है, हमारे सिस्टम में कहां कहां खामियां हैं, इस दिशा पर कभी कोई बात नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इसके माध्यम से पुलिस को अपना इंटरनल सिस्टम सुधारना चाहिए, पूरे मैकेनिज्म को जो है ना रिव्यू करना चाहिए और इस प्रकार के जहां पर लूप होल्स हैं मुझे लगता है कि उनको बंद करने की जरूरत है ताकि और भी अच्छे ढंग से हम गुप्ता जी, आपकी बात पर मैं आरपी सिंह साहब से बात करता हूं। सिंह साहब, आपने मनीष गुप्ता जी की बात सुनी है और आपने खबर को भी पूरा देखा है। आपको लगता है कि पुलिस को सिस्टम सुधारने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि आपकी सरकार के आने के बाद आपने सिस्टम को उजागर किया है, आपने इन कमियों को देखा है और उसको पकड़ा है और अब उसमें आगे बढ़ रहे हैं? देखिए शिरीष भाई, सबसे पहले तो इस बड़ी कामयाबी के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और यहाँ के गृह मंत्री साहू जी, हमारे डीजी साहब, आईजी साहब और विशेषकर सुकमा एसपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा जो इन्होंने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट का पर्दाफाश किया है। आपने देखा होगा कि रमन सिंह के कार्यकाल में पहली बार किसी अधिकारी ने हिम्मत दिखाई थी अर्बन नक्सलवाद के जान को तोड़ने की। वो अधिकारी थे शहीद वीके चौधरी साहब। लेकिन हुआ क्या, एक अधिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर नक्सलियों के अर्बन सिस्टम को तोड़ा, सबके सामने लाया। बड़े बड़े नक्सली गिरफ्तार हुए, उसमें से कुछ नक्सली तो अदालत परिसर रायपुर में भी नक्सलवाद जिंदाबाद और शर्मा जुड़ूम के मुर्दाबाद लगाते हिंदू नारे कैमरे में भी कैद हुए, आपने भी देखा होगा। लेकिन हुआ क्या, जिस अधिकारी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस राज्य के लिए सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की थी, वही नक्सलियों के हाथ मारा गया और इस सरकार ने उसकी सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं। उसके बाद से ऐसे अधिकारी जो अर्बन नक्सलवाद के खिलाफ थे, इस नेटवर्क को जानते थे और तोड़ सकते थे, ऐसे अधिकारियों का मनोबल और घोषणा टूट गया, उन लोग पीछे चले और 15 साल तक वही चलता रहा। नक्सलियों से मित्रता निभाई गई, कांग्रेस के नेताओं की हत्या होती रही। आपने देखा होगा रमन सिंह ने कहा था बस्तर में ही कैमरों के सामने कहा था, आपको 500 का लग रही फुटेज कि नक्सली छत्तीसगढ़ मतारी के सत्य सपूत हैं, हमारे सामने आके गले लगा दे। उनके पुत्र चिरंजीव अभिषेक सिंह राजनांदगांव के सांसद होते थे, उनका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं, जिसमें वो नक्सलियों की मौत को शहादत का दर्जा दे रहा है। दो छोटी घटनाएं और आपको याद दिलाता हूं। आपका स्टूडियो जहां पर है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राज्यसभा सांसद के रिश्तेदार का गेस्ट हाउस था, जहां से पुलिस ने नक्सली को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन वो जहां जाके नहीं पड़ पाई। इनके बस्तर संभाग के एक सांसद के साथ आरपी सिंह साहब अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं।
देखिए, बस्तर संभाग के एक सांसद जो कि एयरपोर्ट जा रहे थे, रायपुर पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका। वो आरपी सिंह साहब, वो सब घटना हमको मालूम है। आप इस मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ शिरीष भाई। देखिए, मैं आपको सारी घटना इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आप पुरानी सरकार, तो समय का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको करना चाहिए ना। एक आदमी से आप 12 मिनट का प्रवचन सुनेंगे, दूसरे समय नहीं प्रवचन वाली बात नहीं है, वो नक्सली मामलों के विशेषज्ञ भी हैं मनीष गुप्ता जी। ठीक है, मनीष गुप्ता को मैं जानता हूँ, जितना जीवन उन्होंने बताया हो, आधा जीवन मेरे भी बस्तर बिताया है। ठीक है, चलिए आप बात मेरी करें। बात, हाँ पहले सुन लीजिए। हमारी सरकार आने के बाद हमने तय कर दिया कि हम नक्सलवादियों से कोई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किससे, जो नक्सलवाद से पीड़ित है, और अपने पुलिस के अधिकारियों और जवानों से। यही वजह है कि हमारी सरकार आने के बाद नक्सलवाद की एक भी बड़ी घटना नहीं हो पाई, और नक्सलवाद पहली बार फ्रंट फुट पर नहीं आकर बैक फुट पर जा रहा है। आपने देखा होगा कि 600 करोड़ रुपए का आसामी कांकेर में नक्सलियों को मदद करते हुए पकड़ा जाता है, और 1 दर्जन लोग आज जेल में है, दूसरा भाई फरार है। ये दूसरी घटना है जब 6 लोगों की यहाँ पर अरेस्टिंग हो चुकी है। और इसी सुकमा जिले में, यदि मनीष गुप्ता जी तक मेरी बात जा रही होगी तो आपको बताएंगे, 2013 में कारतूस सप्लाई का मामला आया था, 2017 में कारतूस सप्लाई का मामला आया था, लेकिन रमन सिंह सरकार में इतना नैतिक साहस नहीं था कि वो इस जांच को आगे बढ़ाती। मैंने आपके चैनल पर इसके पहले हुई बहस में कहा है कि जो भी गुनाहगार होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, छोटा हो या मोटा हो, धरती की कोई भी ताकत उसको कार्रवाई करने से नहीं बचा सकेगी, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार है। और हमारी सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है, जो भी गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी। संजय श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह साहब ने एक बड़ी बात कही है कि 2013 में 2017 में नक्सलियों का जो नेटवर्क है वो पकड़ में आया था, लेकिन आपकी सरकार ने उस जांच को ढीला किया। ये बात और भी लोगों ने कही है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी की ओर से, चूंकि आपकी पार्टी की 15 साल सरकार थी और उस समय ऐसी बातें सामने आई थी, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। जी शिरीष जी, मुझे क्या जवाब देना है मैं बता रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता आज इस पूरी घटना पर कहीं कोई जवाब नहीं देकर कोई एक राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित कर रहे थे कि ऐसा होगा, उनको आप लोग सब ऐसा बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? कोई प्रवचन बोलेगा, कोई संदेश बोलेगा। साल में यदि वो सरकार के साथ में बैठकर इस पर यदि अमल कर लेते तो शायद नहीं, सुनिए ना, शायद ये घटना है, शायद एक मिनट शिरीष जी, एक सेकंड में, अभी 30 सेकंड में नहीं हुआ है मुझे बोलते हुए। देखिए, समय की कमी है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन आज आज इस प्रदेश के अंदर में एक ऐसा कलंकित काम हुआ है जब पहली बार इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय पुलिस के जो हमारे सिपाही हैं, एएसआई हैं, जिन पुलिस को हम बड़ी सम्मान की नजरों से देखते हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि इस घटना के बाद कि हमारा पुलिस प्रशासन पूरा निकम्मा है या पुलिस प्रशासन क्या हर एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो कलंक लगा है इस सरकार के ऊपर में, ये लाख इसमें पुरानी सरकार पर आरोप लगा लें, देश की सरकारों पर आरोप लगा लें, ये इससे बच नहीं सकते। कार्यप्रणाली का, गलत कार्यप्रणाली का ये सामने ये विषय आया है, सामने विषय। सुनो, बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का आरपी, बीच में नहीं बोलने का। अर्बन नक्सल का समर्थन करने के लिए मैं कहां से प्रारंभ करूं और कहां से खत्म करूं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिनके ऊपर राजद्रोह चलता है, उसका समर्थन करने के लिए तुम्हारे नेता राहुल गांधी वहां जाकर समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उसने जो विरोध किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, वो राहुल और प्रिया का सलाहकार है, सलाहकार है। चाहे मैं आपकी बात करूं, आपकी पूरी कार्यप्रणाली इस देश के अंदर नक्सल नहीं थी। ये नक्सल समस्या कब से प्रारंभ हुई है? जब बीजेपी की एक सरकार नहीं हुआ करती थी देश के अंदर में। ये कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए मेरा खुला आरोप है, नक्सल घटनाओं को बढ़ाया है। हमारी सरकारें नहीं हुआ करती थी उस समय। ये तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं अपनी कमियों को छिपाने के लिए, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पर आरोप लगाते हैं। आज मैं मानता हूं कि बस्तर पे आज यहां पर समस्या है, लेकिन सरगुजा को किसने सरकार ने किया? चौबे की बात कर रहे थे, उनकी शहादत को सलाम देते हैं, लेकिन एक महीने पुरानी बात है। बीच में मत बोलिए, राष्ट्र के नाम संदेश आपका हो गया है, जरा सुनने की आदत डालिए।
शर्मनाक घटना है इस सरकार के लिए। पहले दिन से आरोप चल रहा है सरकार के ऊपर कि परोक्ष अपरोक्ष संजय जी नक्सल के संजय जी, आपको दो बातों का जवाब जरूर देना है कि 2013 और 2017 की जो घटना हुई थी उसकी जांच क्यों आगे नहीं बढ़ाई गई, और जो वीके चौबे जी को लेकर आरपी सिंह जी ने बोला है उस पर भी आप स्पष्टीकरण दें तो बेहतर होगा। ये आरपी सिंह जो है प्रवक्ता, ये तमाम प्रकार की फर्जी बातों को करते हैं। 2013 और 17 की किसी भी घटना को कोई जांच कमेटी बनती है, जांच की रिपोर्ट्स आती है, जांच की रिपोर्ट्स के आधार पर उस पर निर्णय होते हैं, तो सालों लगते हैं इस पर। यह कहने का अर्थ नहीं है कि आज अपनी बातों को समझाने के लिए आपने 2 वर्षों का उल्लेख करके हम पर आरोप लगा रहे हैं। आप सिद्ध करिए, चलिए बताइए, मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूं 1 घंटे। कौन सी 2013 की रिपोर्ट्स का जो खात्मा हुआ आप चर्चा करिए मेरे साथ, लेकिन गलत चीजों का उल्लेख करके आप इस डिबेट को दिशा भ्रमित नहीं कर सकते। ये आपके लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय के लिए कि आज हम नक्सलियों को तो समाप्त करने का विषय एक तरफ हो गया, लेकिन आपका जो पुलिस का प्रशासन तंत्र है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। आखिर इतनी ढिलाई क्यों बरत रही है ऊपर से की सरकार? आज इतनी ढीली क्यों है कांग्रेस की सरकार नक्सल के मामले में? आप अटैक नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे समय घटना नहीं हो रही है, आप नक्सलियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे कि भैया हमारे समय तो कुछ हो नहीं रहा है। अरे आप जब कुछ करेंगे, एक्शन करेंगे तब तो रिएक्शन होते हैं। आपका तो एक्शन ही बंद है, एक्शन ही नहीं ले रहे आप उस पर। आप लाशों की गिनती नहीं आती क्या? अरे आप लोग तो लाशों के ढेर पे बैठ के वो तो जांच रिपोर्ट बताएगी। अरे अपनी सवाल एएनआई पर एएनआई का यदि गठन होता है तो उस पर सवाल आप खड़ा करते हैं। जेब में रखकर विपक्ष में रहते हैं तो जीरम का सबूत जेब पर रखकर चलते हैं, सरकार याद है गद्दार। हमारा जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था हम जनता तक इस बात को पहुंचाएं कि किस तरह से कुछ पुलिस वाले नक्सलियों के साथ मिलकर अपने ही साथियों का और देश का कैसे नुकसान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना नहीं था, विषय को समझना था। इस चर्चा में आप सभी ने भाग लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।